मानो कोई काम नहीं। आम चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब नेता अपने पुराने पेशे को अपना रहे हैं। उस पेशे को जिस पर वो सत्ता की कुर्सी पर बैठ पर्दा डाल चुके, या यूं कहीं कि उसे बिल्कुल भूल चुके। सत्ता हाथ से निकलते ही कांग्रेस नेताओं के मुंह से बस यही बात नहीं, हाय हाय ये बची, सत्ता से ये कैसे। राजनीति में बदलाव की बयार ऐसी चली कि उसमें कांग्रेस के मंत्रियों को हाथ बनने पर मजबूर। एक वक्त था जब मंत्री अपनी दाल मंत्री की गाड़ियों में सवार होकर शहंशाहों की तरह संसद भवन में दस्तक दी। कोई वित्त मंत्रालय में महंगाई का लेखा जोखा देख रहा था, तो कोई विदेशी संबंधों को मजबूत कर रहा था। लेकिन नेता अब आम जिंदगी जीने की आदत डालता है। नेता अब अपने पुराने पेशे में चलते हुए नजर आ रहे हैं। सलमान खुर्शीद, कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम, वीरप्पा मोइली जैसे नेता अपनी वकालत के पेशे को छोड़कर अपनी हार का पर्दा डालने की जिद में लगे हुए हैं। देश को विदेश नीति से जोड़कर रखने वाले पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद अब अदालत के सामने लोगों की दलीलें पेश करें। सलमान खुर्शीद ने वित्त मंत्रालय की कुर्सी छीनने के बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सलमान खुर्शीद को सुप्रीम कोर्ट में देखकर लोग हैरान हुए। दरअसल खुर्शीद महातहलका के पूर्व एक्साइज चीफ तरुण तेजपाल की दायर याचिका को लेकर बहस करने पहुंचे थे। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लॉ किया, लेकिन उन्हें क्या पता था सत्ता जाने के बाद उसका सहारा बनेगा। खुर्शीद के पूर्व सहयोगी कपिल सिब्बल ने भी अपने दोस्त का पूरा साथ दिया और उन्हीं के पेशे को अपनाया। सिब्बल ने अपनी हार के जख्मों पर मरहम लगाते हुए कहा, अलग चीज करना हमेशा अच्छा होगा। किताब लिखना, गाने लिखना, म्यूजिक कंपोज करना, कितने काम है करना। तो पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को शायद कांग्रेस के हार का अंदेशा पहले ही हो गया था, इसलिए उन्होंने इस बार चुनाव नहीं लड़ा था। चिदम्बरम ने भी पार्टी के सहयोगियों से कहा कि वे फिर से वकालत शुरू करेंगे। पूर्व पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली 16वीं लोकसभा में पार्टी के 44 सांसदों में थे, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी से मुक्त होने की वजह से वकालत शुरू करने की प्रक्रिया में मोइली का कहना है, मैंने सुप्रीम कोर्ट के चैम्बर के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। छुट्टियां खत्म होने के बाद मैं वकालत शुरू करूंगा। नेताओं के पुराने पेशे को अपनाने से ऐसा लग रहा है कि जैसे नेता राजनीति से दूर रहना चाहते हो या फिर नेतागिरी को बाय बाय करना चाहते हो। फिलहाल जो भी हो, लेकिन एक बात तो है कि नेता पिछली गलतियों को नहीं दोहराना चाहते। अनुराधा शर्मा, चैनल द न्यूज। एक दिन ऐसा भी था जब एक दिन में पार्टी से हजारों लोग जुड़ते थे, लेकिन अब वक्त ऐसा आया कि जुड़ने वालों का नाम तो किसी को पता नहीं, लेकिन हाँ, पार्टी छोड़कर जाने वालों का नाम सुर्खियों में है। पार्टी में ट्वीट युद्ध के बाद अब ईमेल युद्ध शुरू हो गया है। टीम बिखर रही है, कार्यकर्ता अपने घरों को लौट रहे हैं, बड़े नेता आपस में लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर आपस का झगड़ा सरेराह हो रहा है। बचे दिया आम आदमी पार्टी इस समय जिस मोड़ पर खड़ी है, वहां से आगे का रास्ता विकट है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि उनकी टीम बिखर गई है। कद्दावर लोग छोड़कर जा रहे हैं और जो हैं उनमें कलह बढ़ती जा रही है। अब नई बात यह हो गई कि अदालत ने अवमानना के मामले में अरविंद केजरीवाल पर आरोप तय कर दिए हैं, जो उनके लिए बहुत कठिनाई पैदा कर सकते हैं। बचे दिया केजरीवाल ने जिस उत्साह से बीजेपी नेता नितिन गडकरी के खिलाफ खुलेआम आरोप लगाए, वो उनके लिए महंगा पड़ता नजर आ रहा है। दिल्ली की जज ने उन पर इस मामले में धारा 499 और 500 के तहत आरोप तय किए। केजरीवाल ने जज की पहल के बाद भी मामले में सुलह करना उचित नहीं समझा, जो एक दूरदर्शी कदम नहीं कहा जा सकता।
लेकिन उससे भी बड़ी समस्या तो ये है कि उनके दो प्रमुख फैसलात आपस में ही भिड़ गए। पहले तो योगेंद्र यादव और नवीन जयहिंद भिड़ गए, इससे बचे दिया। लेकिन अभी ये मामला शांत पड़ा भी नहीं था कि केजरीवाल के खास मित्र मनीष सिसोदिया योगेंद्र यादव से टकरा गए। दोनों में ईमेल के माध्यम से जंग होने लगी और मनीष सिसोदिया योगेंद्र पर प्रहार करने से बाज नहीं आ रहे। मनीष उन पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके कहने पर ही केजरीवाल दिल्ली के बजाय पूरे भारत में चुनाव लड़ने को तैयार हो गए थे। कैसे बचे दिया? केजरीवाल केवल नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र वाराणसी में रहे ताकि उन्हें पूरी माइलेज मिलती रहे। उनके भरोसे खड़े सैकड़ों उम्मीदवार खड़े के खड़े रह गए क्योंकि वो बाकी जगह झांकने भी नहीं गए। इसका परिणाम ये हुआ कि आम आदमी पार्टी इस समय एक नाजुक दौर से गुजर रही है। अब देखना है कि केजरीवाल में कितनी प्रतिभा और नेतृत्व की कला है, क्योंकि उस समय देश एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जिसमें ईमानदार और सुधारू नेता की दिल्ली के लोगों को जरूरत थी। कैसे बचे दिया? केजरीवाल में वे गुण उन्हें दिखे और वे उनके साथ होते चले गए और एक कारवां ही बन गया। लेकिन आज नरेंद्र मोदी के विशाल कद के सामने सभी नेता छोटे दिख रहे हैं। ऐसे में केजरीवाल का जादू गायब सा हो गया। बची कुची कसर नेताओं और कार्यकर्ताओं के असंतोष में पूरी कर दी। अब पार्टी के सामने अपना अस्तित्व बचाने की चुनौती है। अब आगे का रास्ता मुश्किल है। उन्हें पहले तो बेखरती पार्टी को एक करना होगा और फिर उसे मजबूती प्रदान करनी होगी। आज की परिस्थितियों में यह कोई आसान काम नहीं है। कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा हुआ है और मध्य वर्ग के लोग जो कभी उनका आधार थे अब उनसे दूर होते जा रहे हैं। पार्टी में विचारधारा का बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि केजरीवाल अब भ्रष्टाचार से बड़ा मुद्दा सांप्रदायिकता को मानते हैं। लेकिन बाकी पर ये पार्टियों सांप्रदायिकता ज्यादा सूट करता है। वे इसी के बूते पर राजनीति को अपनी दुकान चलाते हैं। जब इतनी सारी पार्टियां और नेता इस महान उद्देश्य में लगी हुई हैं, तो उस भीड़ में केजरीवाल कहां फिट बैठेंगे ये कहना मुश्किल है। केजरीवाल के लिए ये परीक्षा की कठिन घड़ी है और अब पता चलेगा कि वह कितने कुशल नेता है। न्यूज डेस्क, चैनल 1 न्यूज। आम आदमी पार्टी नेता कुमार विश्वास यूं तो अक्सर शेर व शायरी करते रहते हैं, लेकिन पहली बार कुमार ने पार्टी के खिलाफ ट्वीट कर अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। आम आदमी पार्टी के लिए जहां एक और मुश्किलों का दौर चल रहा है, वहीं पार्टी के नेता कुमार विश्वास इस पचड़े से अलग होकर शेर और शायरी में लगे हुए हैं। शुक्रवार और शनिवार को आप नेताओं की पीएसी की बैठक चली। इस बैठक में केजरीवाल ने पार्टी छोड़कर जाने वाली नेता शाजिया इल्मी को वापस लेने की बात कही है। शाजिया गाजियाबाद से चुनाव हारने के बाद पार्टी उन्होंने छोड़ दी थी, तो पार्टी नेता कुमार विश्वास को लगता है आपके नेता भूल ही गए हैं। विश्वास अमेठी से कांग्रेस उपाध्यक्ष चुनाव लड़े थे, जो हार गए, जिसके बाद वे कहीं नजर भी नहीं आ रहे। अमेठी में प्रचार को लेकर भी ये चर्चा थी कि विश्वास पर पार्टी के नेता ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी अंतिम समय में अमेठी में विश्वास के पक्ष में प्रचार किया। पिछले 2 दिनों तक चली पीएसी की बैठक से इधर विश्वास का शेर व शायरी में इस तरह लगे रहना इस बात के संकेत देता है कि वे इस तरह की पॉलिटिक्स से संन्यास लेने के फिराक में तो नहीं, क्योंकि ट्वीट किया है, बदलने को तो इन आँखों के मंजर कम नहीं बदले, तुम्हारी याद के मौसम हमारे गम नहीं बदले, तुम अगले जन्म में हमसे मिलोगी, तब तो मानोगी जमाने और सदी की इस बदल में हम नहीं बदले। हेमा बजेली, चैनल 1 न्यूज। लोकसभा में विपक्ष की भूमिका कौन निभाएगा, ये यक्ष प्रश्न सबके मन में घूम रहा है। हर किसी के जहन में ये सवाल बरकरार है। जिस तरह से ममता, जया और नवीन पटनायक मिलकर नेता विपक्ष को लेकर रणनीति बना रहे हैं, क्या ये रणनीति कामयाब हो पाएगी? इसी पर पेश है एक खास रिपोर्ट। क्या ममता का सपना होगा साकार? क्या बन पाएगा
बनेगा नेता प्रतिपक्ष? क्या रणनीति हो पाएगी कामयाब? 16वीं लोकसभा के स्पीकर का चुनाव तो हो गया, अब इंतजार है नेता प्रतिपक्ष के चुनाव का। कांग्रेस समेत किसी पार्टी के पास इतनी सीटें नहीं है कि वो मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा हासिल कर सके। 16वीं लोकसभा में सरकारी बेंचों की ही नहीं बल्कि विपक्षी खेमे की सूरत भी पूरी तरह से बदल सकती है। मुख्य विपक्ष की भूमिका में आने के लिए AIADMK, तृणमूल कांग्रेस और बीजेडी जैसी पार्टियां गठबंधन कर सकती हैं। इस फेडरल फ्रंट में तेलंगाना राष्ट्र समिति, YSR कांग्रेस समेत उत्तर पूर्व की छोटी क्षेत्रीय पार्टियों को भी शामिल करने पर गौर किया जा रहा है। हालांकि ममता बनर्जी पहले ही फेडरल फ्रंट से नेता विपक्ष चुने जाने के संकेत दे चुकी हैं। संसद में विपक्ष मजबूत बन सके, इसके लिए कवायद जोरों से चल रही है। इसके लिए बीजेडी, TMC और AIADMK के सीनियर नेता लगातार दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों के संपर्क में हैं। 44 सीटों वाली कांग्रेस को इस बार विपक्ष के नेता का ओहदा मिलना मुश्किल लग रहा है। अगर ये पार्टियां साथ आती हैं तो मुमकिन है कि इसी फ्रंट से विपक्ष का नेता चुना जाएगा। इससे पहले ये खबर भी आई थी कि मोदी सरकार संसद की कई ऐसी अहम समितियों में क्षेत्रीय पार्टियों को नुमाइंदगी दे सकते हैं जिन पर अमूमन सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का हक होता है। लोकतंत्र का पुराना लोक मंत्र है कि सशक्त संसद के लिए मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है। दरअसल विपक्ष का दर्जा पाने के लिए सियासी दलों को 10% सीटें जीतनी जरूरी होती हैं, लेकिन कांग्रेस समेत किसी पार्टी के पास इतनी सीटें नहीं हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या 16वीं लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष पर सर्वसम्मति से फैसला हो पाएगा? साथ ही सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ममता बनर्जी, जयललिता और नवीन पटनायक की रणनीति कामयाब हो पाएगी? क्या जगन मोहन और चौटाला समेत ये नेता इनको अपने साथ करने में कामयाब हो पाएंगे? विप्लेश माथुर, चैनल 1 न्यूज। पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को एक कुशल प्रशासक के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। मंत्रिमंडल को अपने ढंग से सेट कर चुके मोदी की निगाह अब सदन में नेता प्रतिपक्ष पर है। विपक्ष में कांग्रेस बड़ी पार्टी है, मगर मोदी का एक्शन प्लान चुनाव के समय हिचकोले खाते फेडरल फ्रंट को हवा देकर विपक्षी पार्टियों में सेंध लगाने की कोशिश में। मोदी का एक्शन प्लान, बांटो और राज करो। चुनावों के समय पूरी बीजेपी को अपने हिसाब से चलाने वाले नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आने पर पूरी सरकार को अपने बनाए पैमाने पर खरा उतारना चाहते हैं। अपनी नीतियां, अपनी योजनाएं, अपने फैसले और कानून, किसी भी मोड़ पर मोदी कोई भी विशेष रोक टोक नहीं चाहते। आम चुनाव में कांग्रेस को करारी मात देने के बाद अब मोदी की कोशिश सदन में कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष की भूमिका से भी दूर रखने की है। यही कारण है कि चुनावों में फेडरल फ्रंट को सिरे से नकारने वाले मोदी सत्ता में आने के बाद अब कांग्रेस के कद को सदन में छोटा करने के लिए फेडरल फ्रंट को हवा देकर अपने एक नए एक्शन प्लान की नींव रख रहे हैं, जिससे न सिर्फ एकजुट विपक्ष में सेंध लगेगी बल्कि बीजेपी अपनी मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी कांग्रेस को एक और करारी हार देकर उसके कद को पहले से और भी छोटा कर देगी। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के लिए अनिवार्य 10% सदस्य पाने में नाकाम कांग्रेस के बाद अगर फेडरल फ्रंट के नेता ममता बनर्जी, जयललिता और नवीन पटनायक एक हो जाएं तो 16वीं लोकसभा में कांग्रेस इतिहास के सबसे बुरे दौर में नजर आएगी। राज्यसभा में मजबूत होगा एनडीए का अंकगणित। लोकसभा चुनाव में भले ही बीजेपी को ऐतिहासिक सफलता हासिल हुई हो, लेकिन राज्यसभा में कम संख्या बल उसके लिए कामकाज में परेशानी का सबब बन सकता है। इस परेशानी से बचने के लिए नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी ने एक खास एक्शन प्लान तैयार किया है। बीजेपी अपनी नई योजना के मुताबिक विपक्षी दलों को बांटने का प्रयास कर सकती है। बीजेपी विपक्षी दलों में कई महत्वपूर्ण पद बांटकर इसका लाभ राज्यसभा में उठाना चाहती है।
विपक्षी पार्टियों को दिए जा सकते हैं अहम पद। बीजेपी लोकसभा में उपसभापति, पीएसी चेयरमैन और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन जैसे पद अलग अलग विपक्षी दलों के